गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पैरामैग्नेटिक्स, डायमैग्नेटिक्स एंड फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल विद द एग्जांपल एंड आल्सो वी हैव डिस्क्राइब एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट टॉपिक्स। अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको मटेरियल में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, डायमैग्नेटिक्स, पैरामैग्नेटिक्स, फेरोमैग्नेटिक्स, तो आप मेरी जो है कि मेरे चैनल जो है कि ऑनलाइन पोर्टल आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको डबल ई का लेक्चर मिलेगा। वहां पर आप जो है कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी आपके लेक्चर हैं वहां पर आपको कंप्लीट जो है कि एनालिसिस के साथ आपको मिलेगा। आप वहां जाकर जो है कि विजिट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर उन बच्चों की हेल्प कीजिए जिनको इन सारे लेक्चरों की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा है एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ फैराडे। ठीक, एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ फैराडे। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फैराडे का फर्स्ट नियम, फैराडे का सेकंड लॉ एंड आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द लेंज लॉ। ठीक, तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसी से कुछ रिलेटेड है। ठीक, तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो मैग्नेटिक्स फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक्स फ्लक्स क्या है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक्स लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया ऑन द परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। ठीक, किसी भी एकांक क्षेत्रफल के लंबवत पड़ने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू वी ए कास थीटा, जहाँ बी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं उनकी कितनी डेंसिटी है, किस क्वांटिटी में है, कितनी उसकी सघनता है, और ए आपका एरिया है, किस एरिया पे आपकी मैग्नेटिक लाइंस पड़ रही हैं, और कास थीटा आपका एंगल है। ठीक है, तो जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी जो है कि एसआई यूनिट आपकी होती है वेबर। ये आपके क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो आज का लेक्चर आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसकी एक यूनिट और भी होती है जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल। ठीक, और इसकी और भी यूनिट होती है गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी सीजीएस सिस्टम में होती है। ठीक, और ये आपकी एसआई यूनिट में होती है। तो 1 वेबर इक्वल टू आपका होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, या आपका ये इक्वल होता है वोल्ट इंटू सेकेंड के। ठीक, तो इसकी जो डायमेंशन होती है, ये डायमेंशन आपकी होती है ml2 t की पावर -2 a की पावर -1। ये आपका जो है कि एसएससी जेई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ठीक मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या होती है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो जब हम डायमेंशनल फार्मूले की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो वोल्टेज होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका जो है कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आपका होता है W/Q। W आपका क्या है? वर्क डन है। ठीक, वर्क की आप जो है कि डायमेंशन जानते हैं कितनी होती है, mlt t की पावर -2, और Q की होता है AT, क्योंकि Q इक्वल टू IT, I को A से और T को टाइम को सेकंड से, उसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमको वोल्टेज की जो डायमेंशन है वो मिल जाएगी ml2 t की पावर -3 a की पावर -1। हमसे रेजिस्टेंस से भी कई बार पूछा जा चुका है कई एग्जामों में कि जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक, उसकी डायमेंशनल यूनिट क्या होती है, उसकी डायमेंशन क्या होती है। तो रेजिस्टेंस आपका होता है, अगर हमको वोल्टेज की डायमेंशन पता हो गई तो हम रेजिस्टेंस की जो है कि डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जो आपका रेजिस्टेंस है इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml2 t की पावर -3 a की पावर -2। ठीक, अगर हम रेजिस्टेंस की बात किए तो हम कैपेसिटर की भी बात कर लेते हैं। कैपेसिटर C इक्वल टू होता है आपका Q/B। अगर हमको वोल्टेज की डायमेंशन पता है तो हम जो है कि यहाँ पर सारी जो है कि डायमेंशन को पुट्स करेंगे। ठीक, तो हमको मिल जाएगी कैपेसिटेंस की
क्या डायमेंशन m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a की पावर 2, ये आपका एम्पियर। ठीक, तो इसी तरीके से हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इंडक्टेंस L होता है उसकी क्या यूनिट होती है और उसका क्या डायमेंशनल फार्मूला है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में पूछे गए क्वेश्चन है और कई एग्जामों में जो टेक्नीशियन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं आईआईटी की नहीं, आईटीआई के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं और आपके जो है कि पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं और कुछ जो है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर भी ये डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपका लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर आपसे पूछ दिया कि जो इंडक्टेंस L होता है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर या हेनरी भी होती है। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है हम वेबर की निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ से निकाल लिए वेबर की, तब हम जो है कि इसको क्या करेंगे एम्पियर से डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको mL2 t की पावर -2 a की पावर -2। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। ठीक, और कैपेसिटेंस का जो है कि आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और इंडक्टेंस का आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हमने इस लेक्चर में अभी तक कवर किया है। ठीक है जी डियर स्टूडेंट, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपका जो आज का लेक्चर है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, क्योंकि ये लेक्चर आपको आगे बूस्टअप करने वाला है जब आप मशीन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, किसी भी मशीन के बारे में, चाहे आपका वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपका वो मोटर हो। ठीक, जिस भी मशीन के बारे में आप स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि यहीं से जो है कि आपकी पूरी एसी थ्योरी जनरेट होती है। ठीक, जब आपके पास मैग्नेट होगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कॉइल को ले जाएंगे तो उस पर आपका फोर्स लगेगा। जब उस पर फोर्स लगेगा तो फोर्स के बाद आपका उस पर टार्क लगेगा। जब टार्क किसी चीज़ पे लगता है तो क्या करती है, कोई भी चीज़ हमारी मूव करने लगती है, रोटेट होने लगती है। ठीक, तो हम देखने वाले हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इसी में है एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ फैराडेज। फैराडे के ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, किस तरीके से उसने बताया कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, ठीक, तो उस पे उसके द्वारा आपकी जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को आप पुट करते हैं तो उस कॉइल में आपका एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक, उस ईएमएफ के इंड्यूस होने से आपको एक करंट इंड्यूस्ड होके मिलती है। उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलेगा, फिर जब हम कोई लोड कनेक्ट करेंगे तब हमको इंड्यूस्ड करंट मिलेगी। ठीक है, सारे पॉइंट को आप क्लियर करते चलिए। तो मान लीजिए आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड बी है जिसकी डायरेक्शन हमने इनवर्ड लिया है, पेपर के इनवर्ड। ठीक, और मान लेते हैं इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आपका करंट कैरिंग कॉइल है या कंडक्टर है, कुछ भी कह लीजिए, कॉइल कहिए कंडक्टर कहिए, बात दोनों सेम है। ठीक, हमने एक करंट कैरिंग कॉइल को क्या किया, इसमें प्लेस कर दिया है। फिर हम देख रहे हैं कि इसमें आपकी करंट इंड्यूस होके मिल रही है कॉइल में। ठीक, किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, एक कॉइल को पुट कर दिया। ठीक, और जब कॉइल को पुट करने के बाद जब तक कॉइल की सर्किट क्लोज नहीं होगी तब तक इस कॉइल में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो हमने क्या किया है, एक कॉइल को ले लिया है और इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको हमने पुट किया है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपकी बन रही है फाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, BA cos थीटा। ठीक है, तो जो इंड्यूस्ड करंट मिल रही है, ठीक, जो हमको इंड्यूस्ड करंट मिल रही है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक, उसकी वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ केसेस देख लेते हैं। फाई इक्वल टू हम क्या कहेंगे, BA cos थीटा। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट, पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ठीक, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम बैरी करा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक मैग्नेटिक कॉइल लिया, उसमें करंट दी, फिर जो है कि उसके आसपास क्या किया, एक कॉइल और लाई। ठीक,
फिर इस कॉइल की करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब कॉइल की करंट को इंक्रीज करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। अगर करंट की वैल्यू आप घटाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि बी की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो एरिया है, जिस पर्टिकुलर एरिया में हम यूज कर रहे हैं वो हमारा पर्टिकुलर एरिया क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कॉइल आप यूज कर रहे हैं तो उस पे जो लाइंस पड़ रही हैं वो कॉइल्स का एरिया क्या है, कांस्टेंट है। और जो एंगल है इसके बीच, किसके बीच का एंगल बहुत ही मायने रखता है आपका। यहाँ पर जो कॉइल है, जो कॉइल रखी गई है मैग्नेटिक फील्ड बी में, वो किस तरीके से रखी गई है, ठीक, ये आपका एंगल भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, हमने एरिया को कांस्टेंट कर दिया किसके, कॉइल के, ठीक, और उसके एंगल को भी कांस्टेंट कर दिया। तब हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमको एक ईएमएफ इंड्यूस होके मिल रहा है। अगर आप इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं करते हैं, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं करते हैं तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलने वाला है। जब आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगा तो आपको इंड्यूस्ड करंट भी नहीं मिलने वाली है। ठीक, तो इन में से ये आपको जो फार्मूला है फाई इक्वल टू वी ए कास थीटा, तीनों में से एक चीज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, बैरी कराना पड़ेगा। ठीक, तो पहले केस में हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को हमने बैरी कराया, कम करने पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो फ्लक्स है, ठीक, ये आपकी डिक्रीज हो रही है। अगर हम इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी को कम कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। और इसका एरिया हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। और ये कॉइल जो हम प्लेस कर रहे हैं उसका एंगल भी हमने फिक्स किया है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, हम एरिया को चेंज कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई कॉइल रखी हुई है, उसके एरिया को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जब एरिया को कम करेंगे तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हैं वो कम एरिया से पास करेंगी। क्लियर हो रहे हैं आप लोग। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए आपका ये एन पोल एस पोल, इसके बीच में कोई कॉइल हमने पुट कर दी। जब कॉइल का एरिया हम कम कर देते हैं तो जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कम एरिया से पास होंगी। और जब उसका एरिया हम बढ़ा देते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग तो क्या होता है कि आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आपका बैरी होके मिलेगा। ये चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं किस पे, अगर आप एरिया को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो आपको जो इंड्यूस्ड करंट है वो आपको इंड्यूस्ड होकर मिलेगी। अगर आप इसमें रिलेटिव मोशन नहीं कराएंगे तो आपको इंड्यूस्ड करंट नहीं मिलने वाली है, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलने वाला है। जब आपको पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा तभी आपको इंड्यूस्ड करंट मिलेगी। और थर्ड और लास्ट पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ फैराडे में। क्या फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया कि तीसरी केस में इसने देखा कि अगर हम मोशन कराते हैं किसके बीच, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अगर आप इस कॉइल के बीच और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच आप क्या कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन कर रहे हैं। ठीक, तब जो है कि आपको क्या मिल रहा है, इंड्यूस्ड करंट मिल रही है। अगर इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो आपको कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट नहीं मिलने वाली है। ठीक, तो इनके बीच क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। एक के रिस्पेक्ट में एक को क्या होना चाहिए, एक अगर बैरी कर रहा है तो एक कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपकी ये कोई कॉइल है, ठीक, इसको हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और इसके पास हम एन पोल एस पोल सेटअप कर दिया। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, इसके अगर हम इसको और पास लाते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होगी, बहुत नज़दीक से आएगी। ठीक, इस तरीके से अगर हम इनको दूर करते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक, करंट की डायरेक्शन कैसी होगी इसकी बाद, इसकी जो बात है वो लेंज लॉ में करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एक्सपेरिमेंटल लॉ
ये आपको कहता है कि जब आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को, ठीक, या किसी कॉइल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उसमें क्लोज्ड होनी चाहिए सर्किट, आपकी क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए सर्किट। अगर आपकी क्लोज्ड नहीं होगी तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट नहीं मिलेगी। तो फाइनली हमको क्या चाहिए, इंड्यूस्ड करंट चाहिए। तो इसलिए आपकी सर्किट क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपका ये ओपन होगा तो कोई भी इंड्यूस्ड करंट नहीं मिलने वाली है। करंट आपको तभी मिलती है जब कोई सर्किट क्या होती है, कंप्लीट होती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी ये बैटरी है, ठीक, आपका कोई लोड यहाँ पे कनेक्ट है और ये आपका ओपन है, ठीक। जब तक आप इस स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक ये आपका लोड वर्क नहीं करेगा। लोड मान लीजिए 9 वाट का क्या है, एलईडी है, ठीक, और ये आपका 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे तभी आपका ये लोड वर्क करेगा, तब इसमें से आपकी करंट फ्लो होगी। तो उसी तरीके से क्या है कि जब आपकी ये सर्किट क्लोज होगी तभी आपको इसमें इंड्यूस्ड करंट मिलने वाली है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि फैराडे का पहला नियम क्या है एंड फैराडे का सेकेंड लॉ, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द लेंज लॉ। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे ईडी करंट के बारे में, ईडी करंट से होने वाले लॉसेस के बारे में, और ईडी करंट से होने वाले जो है कि फ़ायदे के बारे में। ईडी करंट से क्या हमारे फ़ायदे हैं, क्या हमारे नुकसान हैं, मतलब क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, उसका क्या एप्लीकेशन है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।